माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? यू हैव ए जॉयफुल टाइम ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। कोविड महामारी के कारण जो छुट्टियां चल रही हैं उसमें आपके लिए तो बहुत जॉयफुल टाइम। हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो ठास भोजन चाँप निद्रा यानी खूब खा लेते होंगे और बिस्तर पर पड़ जाते होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दे आर वर्किंग हार्ड विद दियर टॉपिक्स, विद दियर बुक्स, विद दियर लेसन्स। कुछ लोग तो मेहनत कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो गार्जियन से जिद करके मोबाइल भी खेल लिए। नई मोबाइल हाथ में आ गई, बस सब कुछ जॉयफुल ही जॉयफुल। ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने यूट्यूब से अलग अलग चैनल देख रहे हैं, खूब मजा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जॉयफुल टाइम नहीं है। आपकी पढ़ाई विद्यालय के माध्यम से नहीं हो पा रही, शिक्षक से डायरेक्ट संवाद नहीं हो पा रहा। तो यू स्टूडेंट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना। जो भी शिक्षक आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखें, सुने, उसमें अपना समय लगाएं और जो होमवर्क दिए जाएं उसे भी करें, प्रैक्टिस करें, तब आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा सब कुछ बेकार ही है। जॉयफुल टाइम, गुड टाइम, सब बाद में जब परीक्षा आएगी तो सब टाइम फिस, अर्थात सारा मेहनत बेकार। तो अब आप टॉपिक पर आइए। जैसा कि आपको टेंस पढ़ाया जा रहा था, टेंस में हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों। टुडे टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पिछली कक्षाओं में सुन चुके होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल का वह वाक्य जिसमें कार्य पूर्ण कर लिया गया। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब पूर्ण। वर्तमान काल में जो कार्य पूर्ण कर लिया गया हो उसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे ही टॉपिक का हेडिंग देखे तो उनको याद आ गया कि कक्षा 8 में हम पढ़े थे, कक्षा 10 में पढ़े थे या पिछली कक्षा में पढ़े थे, तो इग्नोर कर दिया। लेकिन उनके सामने जब ट्रांसलेशन दिया जाता है तो कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? वो फुल कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजरस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। जो भी टॉपिक टीचर दे रहा है, पढ़ा रहा है, टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसमें आपको अपनी कमियों को, अपने वीकनेस को ढूंढना, आपको अपने को तौलना है कि आप उस काबिल हैं, क्या उस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। कुछ लोग वीडियो देखे ही नहीं और होमवर्क जो दिया गया उसे कर दिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। इसका मतलब अधूरा ज्ञान है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया है, आ गया। आप उसे पुनः देखें और उसको ध्यान से सुने और पुनः अभ्यास करें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं पहले पढ़ा हूँ, देखा हूँ, तो इससे निश्चित रूप से आपके अंदर वीकनेस रह जाएगा और वह कभी नहीं दूर होगा, किसी भी सब्जेक्ट की बात। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य पहचान क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वाक्य के अंत में, जैसा कि हर टेंस के वाक्यों का पहचान होता है, तो वाक्य के अंत में आ है, ई
चुकी है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, यह मुख्य पहचान। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह आ गया है, वह खा लिया है, इस तरह से। अब यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इनटू इंग्लिश। आपको ये जानना है कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करें। तो यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। आपको ये फार्मूला फॉलो करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, इससे आप पहले से ही परिचित होंगे, हैज और हैव। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन का यदि सब्जेक्ट होगा तो हैज का यूज किया जाएगा, और प्लूरल नंबर का होगा तो हैव का यूज किया जाएगा। अर्थात एक वचन करता होगा तो हैज का प्रयोग आप करें, और बहुवचन करता हो तो हैव का प्रयोग करें। तो सब्जेक्ट के उपरांत आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद ये ध्यान में रहे कि परफेक्ट टेंस से अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है तो आगे वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद क्रमशः ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कर्म और शेष भाग। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको केवल ध्यान से उसे अपने मन में सही ढंग से इकट्ठा करना है कि कैसे कैसे हम अनुवाद करेंगे, क्या पहले रखेंगे क्या बाद में रखेंगे। तो सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर वर्ब थर्ड अर्थात क्रिया का तीसरा रूप, फिर क्रमशः ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म और शेष भाग। तो अब हम एग्जाम्पल देखें अफर्मेटिव का, सकारात्मक का। एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझें। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, रहीम अपनी बहन को छड़ी से पीटा है। तो किसी भी वाक्य को, पहले हिंदी के वाक्य को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद पहले आप उसका पहचान करेंगे किस टेंस का वाक्य है। तो अंत में जब क्रिया शब्द पर पहुंचेंगे तो यहीं पर आप पहचान लेंगे। तो अंत में आ है, पीटा है, आ है। तो यहाँ पर बताया गया कि आ है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको रिमाइंड हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आपको पुनः रिमाइंड करना पड़ेगा कि अफर्मेटिव है तो हमको कौन सा फार्मूला फॉलो करना है। कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया, कर्म, यही तरीका। तो इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट रहीम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है। रहीम इज सिंगुलर नंबर, रहीम हैज। वर्ब सबसे पीछे ही रहेगा, पीटना, थर्ड फॉर्म बीटन। रहीम हैज बीटन, रहीम ने पीटा है। अब जो शेष बचा अपनी बहन को छड़ी से, तो जो ऑब्जेक्ट शेष बचा उसमें आप अगर दो खंड का, टू पार्ट का ऑब्जेक्ट हो तो उसे आगे पीछे चाहे जहां लिखे क्रिया के बाद वो सही माना जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि वर्ब का रिलेशन, संबंध जिस ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा हो उसे पहले लिखे तो अच्छा होगा। लेकिन आप चाहे तो कहीं भी उसे लिख सकते हैं, छड़ी से ये लिख सकते हैं, तो अपनी बहन को यहाँ लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। तो माना कि अपनी बहन को ही हम कर दें यहाँ, तो रहीम हैज बीटन हिज सिस्टर, तो अपनी बहन को हो गया, हिज सिस्टर। हमेशा का के को जो यहाँ आता है उसकी अंग्रेजी रखना जरूरी नहीं होता। हिज सिस्टर, कुछ लोग लिखते हैं टू हिज सिस्टर, तो यहाँ टू हिज सिस्टर लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब वर्ब के तुरंत बाद होता है तो टू का कोई काम नहीं है। कुछ जगहों पर कुछ क्रियाओं के साथ ऐसा होता है, अपवाद है, लेकिन
हमेशा नहीं। अब बचा छड़ी से विद अ स्टिक। तो हो गया रहीम हैज बीटन हिज सिस्टर विद अ स्टिक। लेकिन ध्यान रहे, अगर यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव जो कर्म है उसे अगर किसी अन्य कर्म के उपरांत लिखते हैं, आफ्टर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, तो टू लिखना पड़ेगा। अर्थात अगर ये विद अ स्टिक वर्ब के यहाँ रहता पास में, छड़ी से पहले आप उल्टा अनुवाद ऐसे करते आते, तो माना कि छड़ी से, तो आप विद अ स्टिक यहाँ लिखते, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव वाला कर्म जो है, जिसमें सजीव है कोई, उसको अगर किसी अन्य कर्म के बाद लिखोगे तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा विद अ स्टिक टू हिज सिस्टर। तो रहीम हैज बीटन विद अ स्टिक, इसको बाद में लिखना है तो टू हिज सिस्टर। लेकिन यदि सजीव कर्म को वर्ब के तुरंत बाद लिखना है तो टू का कोई प्रयोग नहीं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम इस गली में मटर गश्ती किए हो, ये हुआ है। तो आप पुनः यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, यू तुम, हेल्पिंग वर्ब, यू हैव प्लूरल हैव, यू हैव वर्ब का नंबर आया, अर्थात सीधा आप पीछे चलें, हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद सीधा आप इधर से इधर आए, मटर गश्ती करना, वॉन्डर, हो गया यू हैव वॉन्डर्ड, तुमने मटर गश्ती किया है अथवा किए हो। अब बचा रिमेन पार्ट, इस गली में, इन दिस स्ट्रीट, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको फार्मूला फॉलो करना, अब ध्यान में अपने माइंड में रख लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हो गया तुम इस गली में मटर गश्ती किए हो, यू हैव वॉन्डर्ड इन दिस स्ट्रीट, इस गली में, इसका दिस होगा, अगर उस होता तो दैट हो जाता। इसी तरह निगेटिव, हाउ ट्रांसलेट निगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ऑफ दिस टेंस। तो अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला बाय यूजिंग नॉट और नेवर इन द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करते हुए इसी फार्मूला को आपको फॉलो करना है। एज यू नो, नॉट और नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज करेंगे और पूरा फार्मूला फॉलो करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, वह आदमी इस लड़के को गाली नहीं दिया है, यानी वह आदमी इस लड़के को गाली नहीं दिया। या है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसमें नहीं आया तो निगेटिव है। और आपको ये माइंड में रखना है कि नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना। तो पहले सब्जेक्ट वह है आदमी, दैट मैन। अब कुछ लोग ही मैन लिख देते हैं, सी गर्ल लिख देते हैं, वह लड़की, वह आदमी, वह लड़का, ही वह, तो गलत हो जाएगा। संकेतवाचक सर्वनाम है वहां वह लड़का, तो वहां दैट का प्रयोग, क्योंकि ही के साथ कोई नाउन अलग से नहीं प्रयोग किया था, ही अकेला परफेक्ट है, ही वह। अच्छा वह लड़का, तो ही वह नहीं, दैट वो, यह लड़का, दिस वो। तो दैट मैन, वह आदमी। अब आप फार्मूला देखें, हैज है, सिंगुलर है, दिस दैट मैन हैज, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो दैट मैन हैज नॉट, वर्ब का नंबर आया, गाली देना, थर्ड फॉर्म में अब्यूज, दैट मैन हैज नॉट अब्यूज, वह आदमी गाली नहीं दिया। किसको? इस लड़के को। दैट मैन हैज नॉट अब्यूज दिस
बॉय, इस लड़के को दिस बॉय। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करेंगे। अगर कभी नहीं आ गया तो नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग। इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करेंगे। नाउ यू हैव टू सी द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। You have to know how to translate interrogative sentence into English of this tense. अब आपको जानना है कि इंटरोगेटिव वाक्यों का अनुवाद आप कैसे करें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले क्या शब्द से शुरू होता है, और दूसरा ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो दोनों आप देखें ध्यान से। कुछ लोग तो बोर हो जाते हैं जब पढ़ाई का कोई मैटर देखना होता है, तो बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है। उसके बाद तुरंत क्लिक करेंगे कोई दूसरा वीडियो, उसमें मज़ा आएगा ना, खूब हंसी खूब मज़ा, रोमांटिक हो जाएंगे। तो ये वीडियो नहीं देखेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, फाटक बंद कर देंगे, कहीं मम्मी ना आ जाए, पापा ना आ जाए। और मम्मी पापा तो जान रहे हैं कि हमारा लड़का अथवा लड़की ऑनलाइन खूब पढ़ रहा है, लेकिन बीच में ही क्लिक हो गया कुछ दूसरा और खूब मज़ा ले रहे। तो ऐसा मत करिए, दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर आपके पेरेंट्स रुपया पैसा खर्च करके अपने पसीने की कमाई से साधन उपलब्ध कराए हैं, तो उसका दुरुपयोग मत करें, मिसयूज मत करें, उसका गुड यूज करें, सदुपयोग करें, यही आपके लिए अच्छा है। गलती करना तो मनुष्य का काम है, टू आर एज ह्यूमन, लेकिन हमेशा नहीं। अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं, केयरलेस नहीं, केयरफुल बनिए। You should be careful। तो आप देखें इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। कुछ लोग इंटरोगेटिव का स्पेलिंग ही नहीं आता, पूरा टेंस पढ़ ली। मैं भी यहाँ संक्षेप में लिखा INT, लेकिन कुछ लोग अपने को जांचेंगे कि क्या उनको इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग आता है, तो अपनी किताब से देख लेंगे। INTRROGATIV। अब क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऑलरेडी यू नो, जब क्या से वाक्य की शुरुआत होती है तो व्हाट का यूज नहीं किया जाता, व्हाट का प्रयोग नहीं होता। जब क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो उस वाक्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, हैज अथवा है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद कर्ता क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। यानी हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, वही क्या का अर्थ निकाल देगा, और कुछ नहीं करना। उसको कर्ता क्रिया कर्म रखते जाना। एग्जाम्पल देखें, क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं? सेंटेंस है क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू फॉलो दिस फार्मूला। इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आपको ये ट्रांसलेशन करना है।
तो क्या से वाक्य की शुरुआत हुई, व्हाट लगाना नहीं है, माइंड में हमेशा रखे रहिए। किसी भी वाक्य, किसी भी टेंस के वाक्य, कोई भी वाक्य हो, क्या से शुरू हो तो व्हाट नहीं रखना, उसका हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है। कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो है। कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ विद्यार्थी प्लूरल नंबर का कर्ता लग रहा है, अर्थात बहुवचन, तो इसका मतलब है। तो है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, विद्यार्थी। हैव द स्टूडेंट्स उसका वर्ब, प्रवेश करना, इंटर। हैव द स्टूडेंट्स इंटर्ड, क्या विद्यार्थी प्रवेश कर चुके हैं कक्षा में, द क्लास। हैव द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो प्रीपोजिशन नहीं पढ़े होंगे, उन्हें यहाँ दिक्कत हो रही होगी कि मैं को गुरुजी ने छोड़ दिया, इन नहीं लिखा। तो आप वही चीज जैसा पहले बताया कि कोई वीडियो का टॉपिक आपने देखा तो आपने कह दिया मैं तो ये पढ़ा हूँ, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, फला टीचर ने मुझे पढ़ाया था, फला कक्षा में मैंने पढ़ा था, तो उसे नहीं देखा, इग्नोर कर दिया। और आप अनुवाद आया इन लिख दिए, इन द क्लास, तो गलत चला गया। जब आप किसी भी टॉपिक का जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो है उसे ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें उस सबकी जानकारी आपको होती जाएगी। जैसा कि इसके पहले प्रीपोजिशन जब पढ़ाया जा रहा था तो तमाम वीडियो प्रीपोजिशन के हैं इस चैनल पर, कंपैरेटिव इंग्लिश जो हमारा चैनल है, उसमें जानकारी दी गई थी किन क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो उन्हीं में इंटर शब्द भी, इंटर जो क्रिया है वर्ब है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। मैं लिखा है हिंदी में, लेकिन मैं का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। इंटर्ड द क्लास, रीच्ड द क्लास, रीच्ड द फील्ड, रीच के साथ इंटर के साथ ऐसे आपको जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। तो आप इनका प्रयोग नहीं होगा, इन करते हैं तो गलत माना जाएगा, ग्रामर के अनुसार इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हैव द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर लिए हैं, कर चुके हैं। अब आपको देखना है कि वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड हो, प्रश्नवाचक शब्द हो तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखें, बूढ़ा व्यक्ति इस स्थान पर कब आया। सेंटेंस है बूढ़ा व्यक्ति इस स्थान पर कब आया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कब वाक्य के बीच में, तो आपको क्या करना है, इसके पहले भी आपको बताया गया है कि जब क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पहुंच जाती है वाक्य में। इसका मतलब फार्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहां पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द प्लस है प्लस कर्ता क्रिया कर, अर्थात केवल क्वेश्चन वर्ड आगे कर दें और वही तरीका सहायक क्रिया कर्ता क्रिया कर। व्हेन कब हो गया। अब आपको क्रमशः हेल्पिंग वर्ब रखना है। सिंगुलर नंबर बूढ़ा व्यक्ति है तो हैज, है ना, हैज। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता बूढ़ा व्यक्ति, द ओल्ड मैन। When has the old man, वर्ब आया, come came come, थर्ड फॉर्म come,
When has the old man come? बूढ़ा व्यक्ति कब आया है? The remain part, शेष भाग इस स्थान पर, at this place. तो when has the old man come at this place? बूढ़ा व्यक्ति इस स्थान पर कब आया? तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब अनुवाद करते समय कुछ लोग कहे टेंस मैंने पढ़ा और नहीं देखे वीडियो, अनुवाद दिया गया तो यहाँ आन लिख दिए, अपान लिख दिए, एवं लिख दिए, ऐड नहीं लिखे, तो उनको जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने ध्यान से वीडियो को देखा नहीं। इसके पहले और वीडियो बने हैं उसको भी नहीं देखा। टॉपिक देखे, मैं तो पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ ऐड क्यों लगा, कैसे लगा। जब आप प्रीपोजिशन की जानकारी होगी तो आपको जानकारी होगी कि हाँ ऐड का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको केयरफुल्ली किसी भी टॉपिक को देखना है, समझना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ ध्यान रहे, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट के उपरांत नॉट नेवर का प्रयोग करना है। क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश नहीं कर चुके तो है द स्टूडेंट नॉट इंटर, यहाँ नॉट का प्रयोग होगा। इसमें बूढ़ा व्यक्ति इस स्थान पर कब नहीं आया, तो व्हेन हैज द ओल्ड मैन नॉट, यानी सब्जेक्ट के उपरांत ना। लेकिन जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, जैसे कौन वाला वाक्य हु, जिसमें हु का प्रयोग हुआ हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के उपरांत नॉट का प्रयोग हो जाए। तो ध्यान से जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और निश्चित रूप से आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट क्लास।